हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एचपीएससी पीजीटी के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लर्निंग थ्योरीज जो आपकी सिलेबस के अंदर लिखी गई है, आपकी जो आपसे जो टॉपिक पूछा गया है, जैसे बिहेवियरिज्म है, कॉग्निटिविज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, तो उनके अंदर आपकी थ्योरीज इंक्लूड होती है। तो इन थ्योरीज के ऊपर आपसे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आज आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। आपके कैसे यहाँ पर नंबर आ रहे हैं ज़रूर आप मेंशन करिए, आपका कितने यहाँ पर चीज़ें समझ में आ रही है, ज़रूर अपना फीडबैक देना। ऑल्सो ये चीज़ें सारी एचटेट में भी आती हैं, तो एचटेट पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, ईएमआरएस पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, और चंडीगढ़ पीआरटी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वाली क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, आपको ये बताना है। सो फील्ड थ्योरी दी थी कर्ट लेविन ने, रिइंफोर्समेंट थ्योरी सी एल हल ने, कंटिग्यूटी की थ्योरी एडविन गुथरी ने दी थी, और सोशल लर्निंग थ्योरी कह रहा है कि लेव वाइगोस्की ने दी थी। इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है ये बताना है। तो आपका ए बिल्कुल सही है, फील्ड थ्योरी कर्ट लेविन ने ही दी थी, और भी बहुत सारे नाम हैं इन थ्योरीज के जो हम आगे कवर करेंगे। और रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी सी एल हल ने ही दी थी, पुनर्बलन का सिद्धांत। कंटिग्यूटी थ्योरी यानी कि सामीप्य अनुबंधन सिद्धांत एडविन गुथरी ने ही दिया था। आपका जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, ये जो थ्योरी है वो एल्बर्ट बंड्यूरा ने दी थी, लेव वाइगोत्स्की ने नहीं दी। बंड्यूरा ने जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी इसको बोलते हैं, इस सोशल लर्निंग थ्योरी को ऑब्जर्वेशनल विकारियस थ्योरी, ऐसे काफ़ी नाम है इसके सोशल लर्निंग थ्योरी के। लेव वाइगोत्स्की ने सोशो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, इसलिए फर्स्ट का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। न्यूरोफिजियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज गिवन बाय, सीखने का न्यूरोफिजियोलॉजिकल सिद्धांत किसने दिया था? हैब ने दिया था, फ्रूड ने दिया था, मेटकिंस ने दिया था, या फिर गुथरी ने दिया था? तो गुथरी का तो हम अभी जो कंटिग्यूटी की थ्योरी है वो करके आए हैं भाई, उसने तो कंटिग्यूटी की थ्योरी दी थी। फ्रूड भी नहीं है, मेटकिंस भी नहीं है, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो हैब आ जाएगा। ठीक है, हैब ने ये थ्योरी दी थी। न्यूरोफिजियोलॉजी का मतलब होता है जब आप नर्वस सिस्टम की स्टडी करते हो, लाइक मेंटल प्रोसेस आप समझते हो, आपके दिमाग में कैसे सारी चीज़ें प्रोसेस होती है, कैसे आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो, वो सारी चीज़ें इसके अंडर आती है। तो इसका आंसर आप बस इतना ध्यान में रखिए कि इसको हैब ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, एक पोलर है, बाइपोलर है, ट्राइपोलर है, या फिर क्वाड्रिलेटरल है? एक ध्रुवीय है, द्विध्रुवीय है, त्रिध्रुवीय है, या फिर चतुर्मुखी है? तो इसको ध्यान में रखिएगा, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो आपके ट्राइपोलर होती है, जिसके अंदर एक चाइल्ड होता है, एक टीचर होता है, और एक क्या होता है, स्टूडेंट होता है, एक टीचर होता है, और एक करिकुलम होता है। ठीक है, तो ये आपकी 3 एस्पेक्ट यहाँ पर होते हैं, इसलिए इसको ट्राइपोलर कहा जाता है। और ये जो है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपकी ट्राइपोलर है, इसको जॉन डीवी ने कहा था। ठीक है, जॉन डीवी ने इसको कहा था। और जॉन डीवी कौन है? फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक बोले जाते हैं जॉन डीवी। बाइपोलर एडम के द्वारा कहा गया था, इसको मैंने नीचे इंक्लूड भी किया है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू जॉन एडम, एजुकेशन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, यानी कि बाइपोलर जो है टीचिंग लर्निंग वो जॉन एडम ने कहा था कि जिसके अंदर टीचर और चाइल्ड आता है, जबकि जॉन डीवी बात करते हैं एजुकेशन एक ट्राइपोलर प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये थोड़ी एडिशनल जानकारी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वन ट्रायल थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज गिवन बाय, सीखने का एक परीक्षण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? कर्ट लेविन के द्वारा, कार्ल रोजर्स के द्वारा, गुथरी के द्वारा, या फिर नन ऑफ दीज? तो नन ऑफ दीज तो इसका आंसर नहीं आएगा। कर्ट लेविन ने फील्ड थ्योरी दी थी, ठीक है, जिसको प्लेस थ्योरी भी, वेक्टर थ्योरी भी, बहुत सारे इसके नाम हैं। कार्ल रोजर्स भी इसका एग्जाम्पल, इसका आंसर नहीं है, जबकि जो वन ट्रायल थ्योरी है वो आपकी गुथरी की थ्योरी कहलाती है, जिसको कंटिग्यूटी थ्योरी, आपने आगे भी जो क्वेश्चन गए हैं उनके अंदर भी आई थी। कंटिग्यूटी थ्योरी यानी कि सामीप्य सिद्धांत इसको बोलते हैं, इसको नॉन रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर गुथरी आ जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन अगर करके चलें तो कंटिग्यूटी की थ्योरी यानी कि इसको प्रतिस्थापन सिद्धांत और समीपता अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, इसको एडविन रे गुथरी ने 1920 में दिया था। अमेरिकन बिहेवियरिस्ट थे, ये व्यवहारवादी थे। इन्होंने एक बुक दी थी साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। इनकी जो थ्योरी के अलग नाम है, बिकॉज आपसे नाम भी पूछे जाते हैं, इसको नॉन रीइंफोर्समेंट थ्योरी कहा जाता है। अगर आपने बिहेवियरिज्म पढ़ा है, जो मैंने आपको वीडियोज़ में कवर भी किया था, कि जो व्यवहारवादी है वो रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं। ठीक है,
तो ये कहते हैं जैसे चूहे का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थी, उसमें उसको क्या मिल रहा था, उसमें उसको अवार्ड्स मिल रहा था, पनिशमेंट मिल रही थी। तो इसके ये थ्योरी कहती है कि भाई रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं होती, अगर किसी को सीखना होगा तो वो एक ही बार में सीख लेगा। वन ट्रायल थ्योरी है, बार बार आपको ट्रायल एंड एरर नहीं करना। थॉर्नडाइक कहते हैं ना कि बार बार अभ्यास करो, बार बार त्रुटि और अभ्यास का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। तो उनके अगेंस्ट है ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पर ही जाते हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट है जो कहते हैं कि बार बार चीज़ें करने से सीखता है, जो बार बार प्रोसेस चल रही थी, जैसे कुत्ते के साथ भी हो रहा था, चूहे वाले केस में हो रहा था, बिल्ली वाले केस में हो रहा था। ये कह रहे थे बार बार ट्रायल की ज़रूरत नहीं है, वन ट्रायल में ही अगर किसी को सीखना होगा तो वो सीख लेंगे। तो इसको वन ट्रायल थ्योरी कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन थ्योरी भी कहते हैं, और इसके अंदर भी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की ही बात करी जाती है। ठीक है, तो ये कंटिग्यूटी थ्योरी है गुथरी की, इनके बारे में है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अगर आपको ये सारी थ्योरीज और भी सही तरीके से अगर कम टाइम में चाहिए हैं तो एचटेट 2022 के नाम से मेरी एक प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर मैंने ये सारी जो थ्योरीज है वो बहुत ही हल्के तरीके से समझाई है, और साथ ही आई थिंक ये सभी थ्योरीज मैंने पीजीटी का जो प्लेलिस्ट बनाया है एचपीएससी पीजी का, उसके अंदर भी आपको मिल जाएगी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम का इनमें से कौन सा लेवल नहीं है। तो शिक्षण अधिगम का जो लेवल नहीं है वो आपका अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी और आपका रिफ्लेक्टिव लेवल तीनों है। ठीक है, ये तीनों ही लेवल हो जाते हैं। जो नहीं है वो आपका डिस्टेंस लेवल है, यानी कि दूरवर्ती। हम जब टीचिंग लर्निंग करते हैं तो हम ज्ञान को रिफ्लेक्ट भी करते हैं, हम उसको अंडरस्टैंड भी करते हैं, समझते भी हैं, हम उसको अपनी मेमोरी में भी स्टोर करते हैं जो भी चीज़ें पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आएंगी, जो नहीं आएगा वो आपका डिस्टेंस लेवल आएगा, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा मैंने लिखा भी है कि आपका रिफ्लेक्टिव लेवल है जो कि सबसे ज़्यादा थॉटफुल होता है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल है जो थॉटफुल है, और मेमोरी लेवल यानी कि जब आप चीज़ों को रटते हो तो आपके लिए इतना थॉटफुल नहीं होता। रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है जब आपको काम पड़ रहा है तो आप उसको फिर से रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके 3 लेवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंटेक्स्ट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग STAD स्टैंड्स फॉर। कोऑपरेटिव लर्निंग आपको दिया गया है। कोऑपरेटिव लर्निंग का क्या मतलब होता है? कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब होता है जब टीचर आपका एज ए फैसिलिटेटर का रोल प्ले करे और बच्चे जो है अपना एक तरीके से समूह बनाते हुए अपनी अपनी भागीदारी में ही जो लर्निंग करते हैं वो आपका मतलब मिल करके कर रहे हैं सारी चीज़ें। ठीक है, टीचर का रोल ये नहीं है कि टीचर ने करके दे दिया तो बच्चे बस उसको पैसे वो करके सीख लेंगे। टीचर यहाँ पर सिर्फ एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहा है, सारा काम जो है बच्चे खुद एक्टिव होकर के करते हैं, तो वो आपका कोऑपरेटिव लर्निंग में आता है। तो इसके अंदर STAD का क्या मतलब होता है? STAD स्टूडेंट टीचर अचीवमेंट डिवीजन होता है, स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन होता है, या फिर टीम एक्नॉलेजमेंट डिवीजन होता है, या फिर टीचर एक्वायर्ड डिवीजन होता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, स्टूडेंट टीम अचीवमेंट, बिकॉज बच्चे जो है वो टीम के रूप में अचीवमेंट हासिल करते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह ध्यान में रख लेना, स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन इसका करेक्ट आंसर आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने लिख के भी दिया है आपको, स्टूडेंट टीम्स अचीवमेंट डिवीजन STAD एक कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर स्मॉल ग्रुप्स में जो बच्चे होते हैं उनकी जो कैपेबिलिटीज़ होती है, जो एबिलिटीज़ होती है वो डिफरेंट लेवल की होती है, वो आपस में इकट्ठे होकर के काम करते हैं और एक लर्निंग गोल के प्रति अपना जो उत्तरदायित्व है उसको फुलफिल करते हैं। यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं और उन सबकी एबिलिटीज़ अलग अलग है। भाई सबका इंडिविजुअल डिफरेंस होता है ना, सबका अलग दिमाग काम करता है, सबकी अपनी अपनी एबिलिटीज़ है। वो सारे बच्चे मिलकर के एक गोल की तरफ अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिलकर के काम करते हैं। तो वो आपका किसका हिस्सा होता है? वो आपका STAD होता है। ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है? ये भी आपका सेम ही होता है, जब आप ग्रुप ऑफ लर्नर्स यहाँ पर मिक्स होकर के काम करते हैं, एक तरीके से कोलैबोरेटिव स्किल्स दिखाते हैं, मिल करके काम करने के कौशल यहाँ पर दिखाते हैं। एक कॉमन एकेडमिक गोल है, कोई टास्क है। टीचर का रोल यहाँ पर कोऑपरेटिव लर्निंग में वो नॉलेज प्रोवाइडर से फैसिलिटेटर की तरफ चला जाता है, यानी कि टीचर जो है एक तरीके से फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है। ठीक है, और बच्चे यहाँ पर मिल करके सारी चीज़ों को करते हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रख लेनी है। नेक्स्ट है द मोस्ट यूजफुल प्रिंसिपल फॉर स्लो लर्निंग चिल्ड्रन इज। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए सबसे अधिक उपयोगी सिद्धांत क्या है? धीमी गति से सीखने वाले यानी कि स्लो लर्नर है वो, तो कोहलर का प्रिंसिपल आएगा, थॉर्नडाइक की थ्योरी आएगी, पैवलोव का प्रिंसिपल आएगा, या फिर थर्स्टन का प्रिंसिपल आएगा। तो थर्स्टन ने एक इंटेलिजेंस थ्योरी पर बात करी है। ठीक है,
उन्होंने ग्रुप फैक्टर थ्योरी दिया था हस्टन ने। कोलर का तो सबको पता ही है, चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था कोलर ने, अपना सूझबूझ लगाया था, अंतर्दृष्टि सिद्धांत इसको कहते हैं। थॉर्नडाइक ने किसकी थ्योरी दी थी? ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी थी, जिसमें बिल्ली बार बार ट्राई कर रही थी और अगर उससे गलती होती है तो फिर खाना नहीं आता, अगर वो सही लीवर पे पैर रखेगी तो उसको खाना मिलेगा। पैवलोव का तो वो कुत्ते वाला सिद्धांत था ही। तो यहाँ पर जब हम स्लो लर्नर बच्चों की बात करते हैं, यानी कि अगर वो स्लो लर्नर है तो मतलब गलती करते हुए सीखेंगे, तो वो थॉर्नडाइक की थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये प्रिंसिपल किस पर है? क्योंकि थॉर्नडाइक की थ्योरी कहती है ट्रायल एंड एरर। आप बार बार ट्राई करिए, आपसे गलती हो जाती है, आप फिर ट्राई करिए। तो ये जो है किसको शो करता है? स्लो लर्निंग। अगर कोई बच्चा स्लो लर्निंग करता है तो उसके लिए थॉर्नडाइक का ये जो सिद्धांत है वो बेस्ट सूट करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है टीचिंग लर्निंग मॉडल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 5 E इज। लर्निंग के 5 एलिमेंट्स होते हैं, ये 5 E होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए है। ये जो 5 E है उसमें अंदर सबसे पहले क्या आता है? आपको सीरीज में लगा करके देना, A आएगा, B आएगा, C आएगा या D आएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले इलाबोरेट आता है, इंगेज आता है, क्या आता है सबसे पहले? तो इसका मैं आंसर आपको बता देती हूँ, इसका आंसर आएगा D। ठीक है, क्यों आएगा? ये भी चलते हैं, नीचे मैंने आपको इंक्लूड करके दिया है। देखो, इन 5 E में सबसे पहले आता है इंगेज। आप किसी भी लर्निंग में सबसे पहले इंगेज होते हैं। अगर आप कुछ भी सीख रहे हैं तो आपका उसमें भागीदारी है, आप वहाँ पर अपनी जो प्रेजेंस है वो शो कर रहे हैं, आप उसमें इंगेज हो रहे हैं। बिना इंगेज हुए आप कोई भी लर्निंग नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला ई कौन सा आता है कि आप लर्निंग के प्रति इंगेज हो रहे हैं, ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, दूसरा है, अब आप इंकेज तो हो गए, अब आप चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। आपके लिए जो चीज़ें नहीं हैं आप उनको एक्सप्लोर करेंगे, आप उन देखेंगे अच्छा ये चीज़ें हैं, फिर आप उनको सीखेंगे। उसके बाद आप एक्सप्लेन करते हो, ठीक है, फिर आप इलाबोरेट करते हो, अप्लाइंग द न्यू नॉलेज, और उसके बाद होता है लास्ट में तो इवैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन होता है कि आपने कितना सीखा। तो ये 5 E है लर्निंग के, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वेन वाइज इनसाइट लर्निंग थ्योरी बाय वोल्फ गैंग कोलर। इनसाइट लर्निंग थ्योरी यानी जो अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत है वो कोलर ने कब दिया था? तो कोलर ने ये थ्योरी जो दी थी वो 1920 में दी थी। ठीक है, 1920 में दी थी। और ये जो थ्योरी है वो किस पर बेस है? गेस्टाल्टवाद पर बेस है। ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। गेस्टाल्टिज्म पर बेस्ड है। गेस्टाल्टवाद का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज़ को टुकड़ों में ना देख करके एज ए होल देखना। ठीक है, होल में देखना, किसी भी समस्या को एज ए होल देखना, पूर्ण रूप से देखना, टुकड़ों में ना देखना। ठीक है, अंश में नहीं देख करके आप पूर्ण रूप से किसी भी समस्या को देखते हो, तो ये गेस्टाल्टवाद का मतलब होता है। और गेस्टाल्टवाद के अंदर आपके कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं? तो वर्दीमर जो है फादर है गेस्टाल्टवाद के, वर्दीमर। इसके अंदर फिर आपके कोहलर आ जाते हैं और एक आपका कोफका आ जाता है। ठीक है, कर्ट लेवन भी इसका हिस्सा है। तो यहाँ पर ये आपको सभी चीज़ें ध्यान में रख लें। आपसे मैं भी पूछ रहे, बताओ गेस्टाल्टवाद के अंदर कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट आते हैं? तो आप बताएंगे वर्दमर, कोलर, कोफका और कर्ट लेवन का नाम भी आता है। इनसाइट लर्निंग थ्योरी 1920 में दी गई थी कोलर के द्वारा। कोलर ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? कोलर ने सुल्तान नाम के एक चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फर्स्टली यूज द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? तो लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? सैमुअल ए किर्क ने किया था। ठीक है, सैमुअल ए किर्क। जॉन डेवी तो फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन है। ठीक है, फ्रोबेल तो प्लेवे मेथड दिया है, खेल की जो विधि है प्लेवे मेथड दिया है। प्लेवे मेथड को ओरिजिनेट करने का काम किया था कुक ने, और इसको बाद में और भी ज़्यादा फेमस और प्रचलित किया था फ्रोबेल ने। मारिया मोंटेसरी एक अलग नाम हो जाता है, इसलिए सैमुअल ए किर्क इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। इन गैने हायरार्की ऑफ लर्निंग 6 लेवल इज। गैने ने लर्निंग की यानी कि सीखने का एक क्रम बताया था कि सीखना जो है हमारा क्रम में चलता है, और ये क्रम के उसने 8 स्तर बताए थे। ठीक है, 8 स्तर बताए थे जो हायरार्की है लर्निंग की, रॉबर्ट गैने के द्वारा। ये भी मैंने सब आपको ये अपनी प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर रखी है। सारी की सारी थ्योरीज 10-10 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगी, बहुत ही कम टाइम में, सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ें बताई हैं। उतना पढ़ लोगे ना, कोई एग्जाम नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आपने अगर नहीं देखे तो अभी भी आप देख सकते हो अगर आपके लिए चीज़ें नई हैं। वैसे तो नई होनी नहीं चाहिए, अभी आपका एग्जाम आने वाला है। तो गैने हायरार्की ऑफ लर्निंग ये जो 6th लेवल है वो कौन सा है? तो इसके अंदर स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, कंसेप्ट लर्निंग है, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग है या फिर रूल लर्निंग है। तो यहाँ पर जो आपका 6th नंबर पे आ जाती है वो कंसेप्ट लर्निंग है।
तो आपका स्टार्ट कहाँ से होती है वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। तो ये कुछ 8 लर्निंग के हायरार्की है, 8 जो है स्टेप है। ये कहते हैं कोई भी जो समस्या है वो आपकी 8 स्टेप में सोल्व होती है। तो जो नीचे के 4 स्टेप है वो आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट है, यानी कि व्यवहारवादी पहलू है, और ऊपर के जो 4 है वो आपके संज्ञानवादी एस्पेक्ट है, यानी कि मानसिक रूप से आप यहाँ पर काम करते हो। जैसे सबसे पहला स्टेप आपका सिग्नल लर्निंग, आपको किसी भी समस्या के प्रति आपको पहले सिग्नल मिलेगा, उसके बाद कोई भी जो स्टिमुलस है, फिर आप रिस्पॉन्स शो करेंगे, फिर आप चेनिंग करते हैं, उसको एसोसिएट करते हैं, फिर आप वर्बली एसोसिएशन करते हो, ये आपका बिहेवियरल एस्पेक्ट हो गया। उसके बाद आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो, कौन सी चीज़ें काम की है कौन सी नहीं है, कोई किससे जो है सॉल्व हो सकता है। फिर आप कंसेप्ट लर्निंग करते हो, फिर आप रूल लर्निंग करते हो, एंड बाद में आपका आखिरी स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग का हो जाता है। तो ये कुछ 8 स्टेप बताए थे रॉबर्ट गैने ने लर्निंग हायरार्की के, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आप ध्यान में रखेंगे। कंसेप्ट ऑफ विकारियस लर्निंग गिवन बाय, मैंने अभी पीछे ही एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था, विकारियस लर्निंग जो है वो किसके द्वारा दी गई है, तो वो ना तो स्किनर के द्वारा दी गई है, ना एरिक्सन के द्वारा, ना ही गार्डनर के द्वारा, ये एल्बर्ट बंड्यूरा के द्वारा दी गई है, जिसको सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहते हैं, अवलोकनात्मक अधिगम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी कहते हैं। एल्बर्ट बंड्यूरा ने बोबोडोल एक्सपेरिमेंट भी दिया था, ठीक है। स्किनर ने तो चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया था, रैट पर एक्सपेरिमेंट किया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग थी। एरिक्सन ने साइकोसोशल डेवलपमेंट के कुछ 8 स्टेजेस दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई कोई भी इंडिविजुअल है, उसका जन्म हुआ है तब से उसकी डेथ तक वो 8 स्टेजेस से गुजरता है। और गार्डनर ने तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है। तो बंड्यूरा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। What is not included in observational learning? ऑब्जर्वेशन लर्निंग वही आ गई, विकारियस लर्निंग भी इसको कहते हैं, सोशल लर्निंग भी कहते हैं इसको, और ये एल्बर्ट बंड्यूरा ने दी थी, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा शामिल नहीं है? मोमेंटम, मोटिवेशन, रिटेंशन या फिर अटेंशन। तो इसके अंदर ये तीनों शामिल है, जो नहीं है वो मोमेंटम है, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपके लिए। ऑब्जर्वेशन लर्निंग होता है जब आप किसी को ऑब्जर्व करते हुए सीखते हो, ठीक है। आप जब आप किसी को एक तरीके से मॉडलिंग, ठीक है, मॉडलिंग मतलब मॉडल मतलब वो हो जाते हैं जो जिनको आप, जैसे आपने मूवी वगैरह देखते हो तो आप उनकी कॉपी करना स्टार्ट कर देते हो, आपके लिए क्या है, एक मॉडल है। तो मॉडलिंग थ्योरी भी इसको बोलते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को, ठीक है। मॉडलिंग का कंसेप्ट इन्होंने ही दिया था, एल्बर्ट बंड्यूरा ने। अब जो है की फैक्टर्स देखेंगे कुछ। अब इनमें जो की फैक्टर्स है वो 4 की फैक्टर्स ऑब्जर्वेशन लर्निंग के। पहला अटेंशन, फिर रिटेंशन, फिर रिप्रोडक्शन और फिर मोटिवेशन। अटेंशन मतलब ये होता है कि आप जब तक अटेंटिव नहीं हो, जब तक आप अपना ध्यान ही नहीं लगाएंगे किसी के ऊपर, तो आप ऑब्जर्व कहाँ से करेंगे, ठीक है। आप अवलोकन कैसे करेंगे किसी का। तो अगर आप अटेंटिव नहीं हो, तो फिर अगर आप पूरा अटेंशन नहीं पे कर रहे हो तो फिर आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। अटेंशन पूरा आपको यहाँ पर पे करना है। उसके बाद रिटेंशन मतलब आप उसको धारण करते हो। आपने वो चीज़ देख ली, किसी को ऑब्जर्व कर लिया, अब उसके व्यवहार को आप अपने अंदर धारण करेंगे। ऑब्जर्वेशन मस्ट बी प्लेस्ड इन मेमोरी, यानी कि आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे उस चीज़ को। उसके बाद होता है रिप्रोडक्शन। उसके बाद रिप्रोडक्शन मतलब आप जो है उस बिहेवियर को खुद से कॉपी करने में अब सक्षम है, आप अपने अंदर उस चीज़ को ले आए हैं, ठीक है। आपने खुद के अंदर उस चीज़ को समा लिया है, उस व्यवहार को समा लिया जो आपने दूसरों के अंदर ऑब्जर्व किया था। और 4 है मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब आप किस तरीके से मोटिवेट है ताकि आप इस बिहेवियर को जो है एक तरीके से अपने अंदर लेकर के आए हैं। तो ये 4 फैक्टर्स होते हैं जो काम करते हैं, जो कि आपके ऑप्शन में ऊपर पूछे गए थे। नेक्स्ट है जैसे इसका यहाँ पर एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा गया कि ये बताओ ऑब्जर्वेशन लर्निंग का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो इसने ये कहा है कि अप्रेंटिसशिप मतलब जब आप कोई भी, जैसे मान लीजिए आपने बीएड किया, ठीक है। बीएड करने के बाद ना वहाँ पर फिर एक वो होता है, कोर्स टाइप सा होता है जब आप टीचिंग की प्रैक्टिस करते हो। भैया आप स्कूल में तब पढ़ाएंगे ना जब आप बीएड के बाद आप एक टीचिंग की प्रैक्टिस करते हुए कुछ महीने का होता है। डाइट में भी होता है, बीएड में भी होता है, ठीक है। जैसे अगर डॉक्टर हो तो डॉक्टर के लिए आप अपनी प्रैक्टिस भी तो करते हो पहले, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें क्या है, वो आपका अप्रेंटिसशिप होता है कि आप सबसे पहले ऑब्जर्व करते हो और उस बाद में उस चीज़ को अपने अंदर लेकर के आते हो। तो ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। The process in which a person learns by observing the behavior of others not by direct experience is called। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी इंसान वो दूसरों को अवलोकन करते हुए उसके व्यवहार को सीखता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं करता। तो इसको क्या कहते हैं? इसको सोशल लर्निंग कहते हैं, इसको कॉन्ट्रैक्टिंग कहते हैं, अनुबंधन कहते हैं, या फिर इसको प्रैक्टिकल लर्निंग कहते हैं, या फिर इसको कैजुअल लर्निंग कहते हैं।
तो देखो डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, अगर डायरेक्ट एक्सपीरियंस की बात आती तो फिर हम प्रैक्टिकल लर्निंग लगाते, लेकिन अभी कह रहा है कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, वो खुद से नहीं करके देख रहा, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है। और ऑब्जर्व कब करते हैं? जब हम सोशल लर्निंग करते हैं, ठीक है। अभी हमने अल्बर्ट बंडूरा के बारे में पढ़ा ना, हम जब सोशल लर्निंग करते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपीरियंस पूछा जाए तो फिर हम प्रैक्टिकल पीरियड माना है इन्फेंसी स्टेज को, कि भाई लर्निंग के लिए सबसे बढ़िया टाइम है ये। पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने, वैलेंटाइन ने या फिर फ्रोबल ने। तो एक जो अजीब नाम आपको दिख रहा है, जो प्यारा सा नाम आपको दिख रहा है, जो रिलेटेड है लव से, तो वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है वैलेंटाइन। इन्फेंसी स्टेज में बच्चों को बहुत ज़्यादा लव करने की ज़रूरत है, केयर करने की ज़रूरत है, तो आप ऐसे रिलेट करते हुए याद कर सकते हो कि वैलेंटाइन ने इन्फेंसी स्टेज को आइडियल पीरियड माना है लर्निंग के लिए, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। Which of the following is not a core concept of Levin's एरिया थ्योरी ऑफ लर्निंग? लेविन मतलब कर्ट लेविन की बात करी जा रही है। कर्ट लेविन के जो और भी नाम है वो आप उन्होंने फील्ड थ्योरी बोला जाता है, वेक्टर थ्योरी बोला जाता है, टोपोलॉजी बोला जाता है, काफ़ी नाम है इनकी थ्योरी के। तो इसका एक कोर कंसेप्ट नहीं है, डिफरेंशिएशन है, लाइफ स्पैन है, वेक्टर ट्रैक्शन है, टोपोग्राफी है। तो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया ना, इनकी थ्योरी को लाइफ स्पैन थ्योरी भी बोला जाता है, वेक्टर से भी रिलेट करता है, टोपोग्राफी से भी रिलेट करता है। जो नहीं करता वो डिफरेंशिएशन से रिलेट नहीं करता, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग है, जिसको क्षेत्र अधिगम सिद्धांत बोलते हैं, इसको कर्ट लेविन ने 1940 में दिया था। जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है और इनको फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी के जो आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान के जनक इनको बोला जाता है। इन्होंने एक बुक दी थी, प्रिंसिपल ऑफ टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी। इसकी अदर नाम है, इसको टोपोलॉजी थ्योरी बोलते हैं। टोपोलॉजी का मतलब होता है कनेक्ट करना, ठीक है। कॉग्निटिव थ्योरी संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत बोला जाता है, प्लेस साइकोलॉजी थ्योरी बोला जाता है, फील्ड साइकोलॉजी थ्योरी बोला जाता है, और चाइल्ड डायरेक्शन थ्योरी भी। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, ये भी आपने ध्यान में रख लेनी है। ये बोला जाता है इस थ्योरी के अंदर क्या है, बेसिकली ये कहते हैं कि कोई भी पर्सन है, ये कोई भी इंडिविजुअल है, इनके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें आती हैं वो उसका एक तरीके से उसका लाइफ स्पैन है, ठीक है, इनकी उसका जीवन काल है। भाई ये कुछ भी है, जहाँ पर भी ये एनवायरनमेंट सब कुछ, ये इसका क्या है, लाइफ स्पैन है। और ये इसका एक टारगेट है जो इसे अचीव करना है, और इस टारगेट के बीच में आते हैं बैरियर्स यानी कि रुकावट, ठीक है। ये उसका गोल है, ये कोई पर्सन है, और इस पर्सन का ये उसका फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, उसका लाइफ स्पेन है, इसलिए इसको लाइफ प्लेस थ्योरी भी बोला जाता है। प्लेस थ्योरी, फील्ड थ्योरी इसलिए बोला जाता है। और इसके बीच में एक बैरियर होता है जो उसकी लर्निंग में कहीं ना कहीं रुकावट करता है। तो ये आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। इन लर्निंग हु गेव द लॉ ऑफ इफेक्ट? लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया था? प्रभाव का नियम किसने दिया था? तो ये जो प्रभाव का नियम है ये मेन लॉ में आता है। किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इसके अंदर इन्होंने 3 तो मेन लॉ दिए थे, और इन्हीं मेन लॉ में एक लॉ ऑफ इफेक्ट आता है, और 5 या फिर 8 जो है 5 भी बोला जाता है, ठीक है, या 8 भी होते हैं, ये इसने सब लॉ दिए थे, ठीक है, सब लॉ दिए थे। 5 आए तो 5 मार्क कर देना, 8 आए तो 8 मार्क कर देना, ये इसने सब लॉ दिए थे। तो इस मेन लॉ में एक लॉ उसका लॉ ऑफ इफेक्ट होता है, यानी कि जब आप सीखते हो, अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो आपका जो उस चीज़ को सीखने की जो पावर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, आप और भी ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हो, ये कहना है लॉ ऑफ इफेक्ट का, ठीक है। तो ये थॉर्नडाइक ने दिया था, और थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट दिया था। कनेक्शनिज्म की थ्योरी भी बोलते हैं इसको, ट्रायल एंड एरर लर्निंग की थ्योरी को। इनके बहुत सारे नाम होते हैं, मैंने ये सब आपको करवाए हुए हैं, और अभी भी मैं आपको इंक्लूड करके बता रही हूँ बार बार, ताकि आपके याद रह जाए। लर्निंग पोएम्स आर एग्जाम्पल ऑफ? कविता सीखना किसका उदाहरण है? ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग का है, क्या आप कोई ट्रेनिंग करते हैं? सीरियल लर्निंग है, इंसाइट लर्निंग, या फिर कॉग्निटिव लर्निंग है? तो जब आप पोएम कोई भी बच्चा लर्न करता है तो ऐसा तो नहीं है भाई उसको कोई प्रशिक्षण देना होता है कि अलग से उसको प्रशिक्षण देंगे तब वो पोएम करेगा, तो ये तो नहीं आएगा। अंतर्दृष्टि भी नहीं, एकदम से भी उसके दिमाग में पोएम नहीं आ जाती, हम उसको जो है बुलवाते हैं, उसको पढ़ाते हैं, तब उसको आती है। तो ये आपकी सीरियल लर्निंग है, यानी कि क्रमिक अधिगम है। बच्चा जो है सीरीज वाइज चलता है, जैसे उसको पूरा आप जब पोएम पढ़ाते हो, मछली जल की रानी है, जीवन, तो वो सीरियल से आप उसको पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, सीरियल लर्निंग आ जाएगा। प्लेट्यू इन लर्निंग कर्व इज ड्यू टू? अधिगम वक्र में पठार किसके कारण होता है? तो पहले तो आपको लर्निंग कर्व क्या होता है, लर्निंग कर्व जो होता है, यानी कि अधिगम जो वक्र है, इनके फादर कौन है? इनके फादर हैं हरमन एबिंगोस, हरमन एबिंगोस,
गोज इनके फादर है। अगर मेमोरी के फादर पूछे जाएं तो मेमोरी के फादर भी यानी कि स्मृति के फादर भी हरमन एबिंगोज ही है। ठीक है, तो आपको फादर पता चला। अब पढ़ते हैं प्लेट्यू क्या होता है। प्लेट्यू का मतलब होता है जब भी आप लर्निंग करते हो तो मान लो आपकी लर्निंग स्मूथ चल रही है, एक टाइम ऐसा आ जाता है जब आप थक जाते हो पढ़ते पढ़ते, तो जब थक जाते हो तो आपको कुछ समझ नहीं आता, ना तो ये जो है बिल्कुल ऐसे सपाट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जो लर्निंग है आपकी क्या है, जीरो हो जाती है, बिकॉज आप थक चुके हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। यहाँ पर आपको मोटिवेशन की कमी है, आपका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि आप थक चुके हो पूरी तरीके से। और थोड़ी देर रेस्ट के बाद आपकी लर्निंग फिर से स्मूथ हो जाती है, फिर से आपकी लर्निंग बढ़ने लगती है। तो ये जो है, ये जो ज़ीरो यहाँ पर लर्निंग हुई है, ये क्या है, ये प्लेट्यू है। ठीक है, इसको ही पठार बोलते हैं। तो ये जो पठार है वो किसकी वजह से हुआ है, ये जो पठार है आपका वो थकान की वजह से यानी कि फटीक की वजह से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा, फटीक की वजह से हुआ है। और ये थकान तब होती है जब आप या तो मोटिवेट ना हो या आपका इंटरेस्ट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आपका फटीक आ जाएगा, लर्निंग प्लेट्यू। ठीक है, और ये सब भी मैंने आपको इंक्लूड करके दिया है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ सिग्नल लर्निंग इज एसोसिएटेड, द कंसेप्ट ऑफ सिग्नल लर्निंग इज एसोसिएटेड विद, सिग्नल लर्निंग की अवधारणा किससे संबंधित है, सिग्नल दिया जा रहा है, कोई साइन दिया जा रहा है, क्लासिकल कंडीशनिंग से है। क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने पावलोव ने कुत्ते के साथ एक्सपेरिमेंट दिया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग है, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो चूहे वाला दिया था स्किनर ने। ट्रायल एंड एरर है, ट्रायल एंड एरर किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली के साथ दिया था। तो इन तीनों में सिग्नल कहाँ पे मिल रहा है, तो देखो इन तीनों में जब ट्रायल एंड एरर की बात होती है तो बिल्ली खुद से अपने प्रयास कर रही है, उसको कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। चूहा भी प्रयास कर रहा है, वो अगर सही लीवर पर प्रेस करेगा तो उसको खाना मिलेगा, गलत लीवर पर प्रेस करता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है। जबकि सिग्नल लर्निंग क्लासिकल कंडीशनिंग में कराई जा रही है, उसको पहले घंटी बजाई जा रही है, उसको साइन दिया जा रहा है, फिर उसके बाद खाना आएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है कि जो सिग्नल लर्निंग है वो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेट करती है, जो कि पावलोव का था, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आ रहे हैं। कितने नंबर आपके बने मुझे ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।